स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल अभिलाषा में। आज हम लोग जानेंगे कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। पहले के समय में इतिहासकारों के बीच हमेशा तारीख को लेकर हमेशा विवाद होते रहता था। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इसके तारीखों पर हमेशा लोगों के बीच में एक गर्मा गर्मी सी बनी रहती थी। क्योंकि इतिहास को समझने के लिए सही समय का पता होना बहुत जरूरी होता है। इतिहास के माध्यम से हम कंपेयर कर पाते हैं अपने आज के जीवन को और अपने पुराने जीवन को। हालांकि जो रोजमर्रा की चीजों को जो हम देखते हैं वह स्वाभाविक तौर पर मानकर चलते हैं। हमने कभी इतिहास पर यह सवाल नहीं उठाया। हमें लगता है कि जैसा हम लोग आजकल देख रहे हैं, जो हमारे चारों ओर का जो परिवेश है वो पहले से भी वैसा ही था, लेकिन वैसा नहीं है। बदलते इतिहास के साथ साथ लोगों के दिनचर्या और हमारे आसपास के संस्कृति और सभ्यता है उसमें बदलाव होते आया है। हम अपने जो वर्तमान की तुलना है उसको हम लोग पास्ट से करते हैं और इतिहास का अध्ययन इसीलिए किया जाता है ताकि पास्ट में हुई गलती को हम दोबारा ना कर सकें। तारीख के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि इतिहास में कैसे भारत में कॉलोनियल शासन आया, कैसे भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंसता चला गया। हम इसके जरिए राजा महाराजाओं के नीतियों और उसके प्रशासनिक व्यवस्था और उसके शानो शौकत को हम समझ पाते हैं। वह कौन सा है जो यह बताएगा कि कौन से तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा तारीख हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अपने अतीत की कहानी को बुनते हैं, जो कहानी को हम सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। तारीख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। जैसे कि भारत में जब ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो भारत के इतिहास को लिखा, उसमें गवर्नर जनरल का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण था। किस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता था और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता था। इतिहासकार के इन किताबों में सारी तारीख का महत्व इन अधिकारियों के गतिविधि पर तय होता था। यानी कि जो अधिकारी लोग थे उनके हिसाब से जो घटना सही लगता था उसको इतिहास में दर्ज करवाया जाता था, और जो घटना उनके हिसाब से नहीं होता था उसको इतिहास में दर्ज नहीं करवाया गया। जैसे कि उनके अलावा उनके सोच के विपरीत अगर कोई घटना घट रही है तो वो इतिहास में उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार बहुत सी घटनाएं हमारे इतिहास से गायब हो गई है। हम अवधियों को कैसे तय करते हैं? जेम्स मिलर, जो कि स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक पुस्तक को लिखा था। इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के काल में। इनके अनुसार भारत में अंग्रेज के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह का राज चलता था। भारत में केवल चारों ओर धार्मिक बैर, जातिगत जो बंधन था और अंधविश्वास का बोलबाला था। यूरोपीय इतिहासकार के अनुसार केवल ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, लेकिन अन्य इतिहासकार अंग्रेजों के द्वारा जो इस भारत के इतिहास का वर्गीकरण किया गया था, इसके सुझाव से हटकर उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 अलग भागों में बांटा: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। उपनिवेश क्या होता है? अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय जो नवाब थे, यहाँ के जो राजा लोग थे, इनको अंग्रेजों ने दबाया और अपना यहाँ भारत में शासन को स्थापित किया था। अब जो अंग्रेज थे उसने धीरे धीरे करके जो भारतीय समाज और भारतीय अर्थव्यवस्था था, इस पर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण को स्थापित कर लेता है। यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था था और भारतीय समाज का नियंत्रण अब ब्रिटिश के हाथों में जा चुका था।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खर्च को निपटाने के लिए, अपने खर्च को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत में टैक्स को बढ़ाकर उनसे भारी टैक्स वसूल कर अपनी ज़रूरत के चीज़ों को वह पूरा करता था। ब्रिटिश के द्वारा अपनी ज़रूरत के चीज़ों को ब्रिटिश सस्ते दाम में खरीद कर वह भारत से ले जाता था और अपनी ज़रूरत के हिसाब से भारत में खेती भी करवाया करता था। जैसे कि भारत में नील की खेती, यानी जब एक देश पर दूसरे देश का दबदबा हो और दूसरे देश के दबाव में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आता है तो इसे ही उपनिवेशीकरण कहते हैं। भारत के ऊपर ब्रिटिश का दबाव कुछ इसी प्रकार से था और इसी प्रकार भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश बनकर रह गया था। इतिहास को समझने के लिए हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार प्रमुख आधार पर समय का निर्धारण करता है। जैसे कि हम देखेंगे कि भारत में जो प्रशासन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार किया गया यानी कि जो भी सरकारी दस्तावेज था, उस आधार पर भी हम भारत के इतिहास को देख सकते हैं। ब्रिटिश शासक के द्वारा तैयार किया गया सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि कोई भी जो निर्देश है, योजना है या फिर कोई भी फैसला लिया गया हो, इन सभी का रिकॉर्ड रहना बहुत ही ज़रूरी था, जिससे कि बाद में अच्छी तरह से इन घटनाओं को अध्ययन किया जा सके, इन घटनाओं के बारे में पढ़ा जा सके, उस घटना के ऊपर वाद विवाद किया जा सके, यानी कि आर्गुमेंट किया जाए। अब अंग्रेजों को यह भी लगता था कि जो तमाम अहम दस्तावेज हैं, जो भी लेटर है, उनको संभाल कर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन दस्तावेजों को रखने के लिए संग्रहालय जैसा संस्थान को भी बनाया गया। आज भी हम जब उस संस्थान में जाते हैं यानी म्यूजियम में जाते हैं तो पुराने डॉक्यूमेंट्स को हम लोग देखते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में 18th और 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश के द्वारा जो काम किया गया था, उसके जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट है, आज भी हमें वो देखने को मिलता है। 19th सेंचुरी के शुरुआत में जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक डिपार्टमेंट से, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक जो लेटर वगैरह को, यानी जो पत्र और जो मेमोज हुआ करता था, जो ज्ञापन हुआ करता था, उसको सुरक्षित तौर पर रखा गया है, जिससे कि उस समय के अधिकारियों के द्वारा जो रिपोर्ट, जो निर्णय लिया गया था, जो रिपोर्ट तैयार किया गया था, उसको आज पढ़ा जा सकता है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का जो चलन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए जाने लगे। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु, इन सभी का सर्वेक्षण किया जाने लगा, जिसका केवल एक ही कारण, एक ही उद्देश्य था कि भारत को अच्छे तरीके से जानना, ताकि शासन करने में उन्हें सुलभता यानी कि उन्हें आसानी हो। 1871 से भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी, जिससे कि भारत के सभी प्रांत, सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या का या लोगों की जाति, उनके समूह का अब ब्रिटिशों को अच्छे से पता था, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार का जो निर्णय या फिर जो योजना को वो तैयार करते थे, उसमें अब उन्हें आसानी होने लगी थी। जो अधिकृत रिकॉर्ड्स है उससे क्या पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जितने भी जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी,
और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। जब हम रिकॉर्ड्स के रूप में किसी दूसरे स्रोत की जब हम तलाश करते हैं तो हमें कई ऐसे और भी स्रोत मिलते हैं जिससे कि हमें इतिहास में पिछले घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में भी पता चलता है। हालांकि उन गैर सरकारी जो रिकॉर्ड्स हैं उसको ढूंढने में सरकारी रिकॉर्ड्स के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो गैर सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उन लोगों से मिलता है जो उस औपनिवेशिक काल में भारत की यात्रा की थी, जिन्होंने उस दौरान डायरी को लिखा था। डायरी में उस समय के सिचुएशंस को लिखा था, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजार में जो बिकने वाली जो फेमस बुक थे उनसे हमें ब्रिटिश के दौरान नीतियों के बारे में पता चलता है। यानी कुल मिलाकर हम पुरानी इतिहास के बारे में जान पाते हैं। ये तो वैसे स्रोत हैं जिसको वैसे लोगों ने लिखा था जो पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन उस समय बहुत सारे जो वर्ग थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। आदिवासी, किसान, खदान में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब, उन लोगों का उस ब्रिटिश काल में अनुभव कैसा रहा ये हम आज तक नहीं जान पाए, क्योंकि सभी पुस्तकें केवल उन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई जो पढ़े लिखे थे। इन असाक्षर लोगों का वैसा कोई स्रोत नहीं मिला जिससे वास्तविक रूप से हम ये जान सकें कि उनकी स्थिति उस दौरान क्या थी। ये केवल एक अनुमान के तौर पर हम यह देख के उनकी स्थिति, उनकी जीवन शैली के आधार पर केवल एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि उनकी जो दुर्दशा या उनकी जो हालात कुछ इस प्रकार से हुआ करती होगी।